इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्या चैलेंजेस है और वो चैलेंजेस से हम कैसे डील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, बहुत चैलेंजेस हैं और अभी तो और भी ज़्यादा जिस तरह से अब बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह से किताबें और पाठ्यक्रम बन रहा है। मगर चैलेंजेस ये भी है कि ये जो शिक्षा है हमारी, ये तो लोगों की छटाई करती है ज़्यादा। मतलब नीति आयोग की ही रिपोर्ट हमको बताती है कि 100 अगर भर्ती हुए पहली में तो 20-22 12वीं तक पहुंचते हैं। तो क्या मतलब है? इसलिए तो नहीं, हमारा एक राइट टू एजुकेशन है। हमारे देश में संविधान का एक अधिकार है 14 साल तक, और जब वो अधिकार आया था हम लोग सब उसमें थे साथ, जब वो बन रहा था इतने सालों से, और जब वो आया था तो दुनिया के लोग हमें कहते हैं कि ये इतना क्रांतिकारी अधिकार है। एक जब वो अधिकार आया तो मिनिस्ट्री ने साथ एक पर्चा भेजा था कि अगर कोई बच्चा फेल किया जाता है तो हम फेल होते। तो सवाल यही है, हम भी यही कहते हैं, अगर बच्चे फेल हो रहे तो हम जिन्होंने किताबें लिखी हैं हम फेल हुए, हम जिन्होंने टीचर्स को तैयार किया, हम जिन्होंने पढ़ाई के तरीके नहीं ठीक निकाले और मूल्यांकन कैसे किया बच्चों का, वो इतना कुछ जानते हैं, जंगल के में रहते हैं, किसानों के बच्चे हैं, इतना कुछ जानते हैं, और आके हम कहते हैं ज़ीरो, कुछ नहीं जानते, लो एबिलिटी, लो लर्नर आउटकम। ये तो भयानक है। लर्नर आउटकम जो है ना, ये जो शब्द है लर्निंग आउटकम, ये तो डिनायल ऑफ राइट्स है, क्योंकि ये कह रहा है, हमारी पॉलिसी कह रही है। कभी दुनिया में किसी पॉलिसी ने नहीं कहा कि हम इनपुट्स पे जोर नहीं देंगे, हम सिर्फ लर्निंग आउटकम्स देखेंगे। तब आप जानते हो उसका क्या मतलब है। कौन है जो इस सिस्टम में से भगाए जाएंगे? पुश आउट कहते हैं हम, ड्रॉप आउट नहीं कहते, बिकॉज हम उनको पुश आउट करते हैं, सिस्टम पुश आउट करता है। तो ये हमारे चैलेंज है कि अगर 100 लोग इतनी मशक्क़त करके, और ख़ासकर 10वीं के बाद 11वीं 12वीं करना, क्योंकि पाठ्यक्रम अच्छा नहीं है, हमारे सामने तो वही चुनौती है कि रट रट के लोग पास होते हैं। इतना इन्फ्लेशन इन नंबरों में कि 99% 100% मार्क्स आते बोर्ड एग्जाम में, फिर भी हमारे सिर्फ 20 लोग पास हो रहे, 25 लोग जा रहे। तो कुछ तो हमें अपने गिरवा में झांक के देखना है ना, बच्चों पे नहीं डालना है। पर आज का जो नव उदारवाद है पूरी दुनिया में और हमारे देश में, वो बच्चों को कहता है या उसके माँ बाप को कहता है कि कुछ तुम्हारी गलती है, तुम योद्धा बनो, एग्जाम से डरो मत। हमारे नेता कहते हैं एग्जाम वॉरियर बनो। हमारी नई किताबें, मतलब तीसरी की किताब में शौक हो गई एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, एनवायरमेंटल स्टडीज़ को तो हटा ही दे, अभी उसकी बात करेंगे। वो विषय ही नहीं चाहिए हमको, क्योंकि एनवायरमेंट पे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारा पुण्य क्षेत्र है। मगर एनवायरमेंटल स्टडी, मतलब द वर्ल्ड अराउंड अस की किताब तीसरी में कहती है कि अगर तुम घबराए हो अपनी पढ़ाई से, अपने इम्तिहान से, और बच्चों की जिस तरह से तुम्हारा व्यवहार होता है, तो फिर क्या करो, इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके काउंसलर से बात करो। तीसरी के बच्चे को कहा जा रहा है। तो ये है ना कि मतलब सारी गलती तुम्हारी है, सिस्टम की नहीं है। तुम्हारी किताब बहुत सुंदर है, इतनी अच्छी समझ आ जाएगी तुमको, कोई इसमें समझने की प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम ही बुद्धू हो, तुम ही लो एबिलिटी हो, और क्योंकि लो एबिलिटी हो तो तुम्हें छांट दिया जाएगा शुरू में ही। प्राइमरी स्कूल में हमारी पॉलिसी कह रही, प्राइमरी स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन, प्री वोकेशनल कैपेसिटीज़ को हम तैयार कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। मैंने सारी उम्र शिक्षा में काम किया, कभी ये शब्द नहीं सुना कि एलिमेंट्री स्कूल कहता है कि हमने प्री वोकेशनल कैपेसिटीज़ बना दी हैं। हम जब कहते हैं अपने सिस्टम में, जब हमने टेक्स्ट बुक्स में भी काम किया है या टीचर्स के साथ, तो आप अगर जाके बात करते हैं किसान से, या आप दुकानदार से बात करते हैं, या किसी कुम्हार से बात करते हैं, तो वो रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनका ज्ञान हम भी सीख रहे हैं, टीचर्स भी सीख रहे हैं। तो हम उसको ज्ञान अर्जन कहते हैं कि बात करना किसी से, और ये आपके संसाधन है। तो ये कहते हैं नहीं, आपको हम वोकेशनल तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोचो कि कौन बच्चे हैं जिनको प्राइमरी में हम कह देंगे कि तुम तो पढ़ाई के लायक नहीं हो, तुम वोकेशनल जाओ। तो एक चीज़ मैं शुरू में ही कहना चाहती हूँ कि हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है, हमारे
पहले की सारी शिक्षा नीतियों से और शिक्षा आयोगों से। 1948 में हमारा फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, जिसको हम कहते हैं राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन, आया था, जिसने कहा था कि सबसे खतरनाक चीज़ शिक्षा में होती है कि आप दिमाग के ज्ञान को और हाथ के ज्ञान को अलग करते हो। और यही हमारी गरीबी का, हमारे देश की गरीबी का और दुनिया में गरीबी का ये एक कारण है कि हम इस ज्ञान को अलग करके देखते हैं। तो हम अपनी ऊर्जा और अपनी जो प्रेरणा है वो उन शिक्षा आयोगों से लेते हैं, और जिनमें ऐसे लोग थे, जाकिर हुसैन उसके मेंबर थे, सैयदेन उसके मेंबर थे, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया था शिक्षा में, और एक विजन था, वो देश का विजन था। और वो जब पॉलिसीज़ उसके बाद जब भी आई हैं, हमारी पॉलिसी आई है 68 में, 1986 में, वो हमेशा शुरू करते हैं तो एक अपना अवलोकन करते हुए, एक रिफ्लेक्शन, एक सोचना, एक चिंतन मनन कि अभी तक क्यों हमने जो हासिल करना था वो नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि शुरू से हमारे लोगों ने कहा है, गांधी, अंबेडकर, सब ने, कि हम अपने देश में सबको वोट दे रहे हैं। तो वोट जो है वो यूनिवर्सल, फ्रेंचाइज, हर एक का हक है। 1970 में स्विट्जरलैंड में औरतों के पास वोट नहीं था। 47 में हमारे देश में गरीब हो, अमीर हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कुछ भी हो, आपके हाथ में वोट है। तो उन्होंने कहा था हम ये जो वोट दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि 10 साल में सब लोग शिक्षित हो जाए, क्योंकि उससे पहले कहा जा रहा था कि जो शिक्षित नहीं है वो वोट नहीं दे पाएगा, या जिसके पास ज़मीन नहीं है वो वोट नहीं देगा। ऐसे शर्त लगाई जा रही थी। सारी हमारी रिपोर्ट से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुई हैं। तो अंबेडकर ने कहा इतने सदियों से हमने जिसको शिक्षा नहीं दी है, आज हम कैसे कह सकते हैं कि अब उसके आधार पे हम उसको वोट नहीं देंगे। तो ये मैं कह रही हूँ, हम लोग भूल जाते हैं कि जो शिक्षा है उसकी नींव कहाँ पड़ी थी? डेमोक्रेसी में पड़ी थी। ये पड़ी थी कि इस डेमोक्रेसी को अगर पनपना है तो उसको नर्चर कौन करेगा, कहाँ करेंगे? अंबेडकर ने कहा था मान लो कि हम समता ले आते हैं, इक्वलिटी ले आए, मान लो हम लिबर्टी ले आए, मान लो, पर फ्रेटर्निटी कहाँ से आएगी? बंधुत्व कहाँ से आएगा? हमारा समाज इतनी अलग अलग खेमों में बटा हुआ है, हम जानते नहीं हैं दूसरे को। तो एक स्थल जो है वो स्कूल होगा। वो स्थान है जो डेमोक्रेसी का एक नर्चर करेगा, उसके लैब होगा, क्योंकि आप दूसरों को जान पाओगे स्कूल में पढ़ने के साथ। मेरा भोजन कुछ और है, आपका कुछ और है, और मैं कहती हूँ अख अख आप क्या खाते हो, ये क्या इसकी स्मेल आती है, मगर भोजन क्या होता है और कैसे सबका भोजन होता है वो हम पहली क्लास से सीखेंगे। तो हमारे सामने ये चुनौती थी जब हमने पाठ्यक्रम बनाया, पाठ्यचर्या। पानी किसी के लिए कुछ है, राजस्थान में पानी कुछ और है, आसाम में पानी का मतलब कुछ और है। तो ये कैसे अलग अलग जगह से, और कॉन्स्टिट्यूशन हमको कहता है कि विकेंद्रित रूप से हमारी शिक्षा प्लान होनी चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। वो कंकरेंट लिस्ट में है जो एजुकेशन है, इसीलिए समवर्ती सूची में है कि स्टेट्स की उसकी क्या भूमिका हो। तो आज स्टेट्स भी वो भूमिका नहीं कर पा रही है। तो ये हमारी चुनौती है। तो आप कहेंगे कि शिक्षा को हम कैसे माने कि गुणवत्ता है इसमें? पहले तो हमें पता है कि हमारी शिक्षा जो है, जो हम कह रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी का मौका मिलता है शिक्षा में या क्लासरूम में, हमारे स्कूल ही बटे हुए। गरीब को गरीब स्कूल मिलता है, और गवर्नमेंट स्कूल भी जो ज़्यादा संसाधन वाले संपन्न लोग हैं उनको अच्छा, उनको केंद्रीय विद्यालय मिलेगा, नवोदय विद्यालय मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट स्कूल है। और दिल्ली में तो 7-8 तरह के स्कूल है जिनको हम कहते हैं पूरी स्ट्रैटिफिकेशन है। क्यों होना चाहिए? सरकारी स्कूल में ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, 14 साल सबका बराबर है। किसी ने नहीं कहा था कि गरीब को गरीब स्कूल दो, बैठने की जगह ना हो, जगह टीचर सही नहीं हो, कम टीचर्स हो। तो ये जो है ना, ये जो छटाई हमारा सिस्टम कर रहा है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है। इसलिए अब हम दूसरे देशों की देखते हैं कि कौन सा सिस्टम है, कौन सा देश है जो वास्तव में हम कहते हैं कि जिसकी गुणवत्ता अच्छी है। और काफ़ी देश है दुनिया में। आपके दिमाग में क्या आता है? एशिया का हम सोचे तो चाइना आता है, थाईलैंड आता है, बाहर का सोचे तो यूरोप आता है, बहुत जर्मनी और फ्रांस के बारे में सुना है तो वो आता है।
जो आज जिस तरह की गुणवत्ता देखी जा रही है कि सबको एक जैसी शिक्षा मिले, चाहे वो गांव के हो चाहे कहीं, और सब परफॉर्मेंस अच्छा हो, जो लर्निंग आउटकम्स देखी जाती है ना, आउटपुट्स, वो सिस्टम की देखी जाती है कि आप 10 साल पढ़े हो और आपके बैकग्राउंड से कोई भी अगर किसी आपकी लर्निंग का ताल्लुक ना हो, आपका परफॉर्मेंस, तो फिर कहते हैं इस सिस्टम का इक्वालिटी है, इस सिस्टम के लर्निंग आउटकम्स में या इंडिकेटर्स में सिस्टम के समता है। क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब के बच्चे हो, गांव से आए हो, दूर दराज, आदिवासी, कहीं भी रहते हो, तो सब एक जैसे जो परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कर रहे हैं, फिनलैंड और ये इन देशों को माना जा रहा है कि वो इस तरह की, उन्होंने बहुत मेहनत करके, फिनलैंड के लोग जिन्होंने करिकुलम बनाया था, मेरा सुअवसर था कि उनसे मिली, और उन्होंने कहा कि हमको 10-15 साल लगे थे, क्योंकि इतना रेजिस्टेंस होता था कि जो शहरी है, जो गांव का है, वो अलग अलग होगा। कैसे उन्होंने ये प्रॉब्लम के साथ डील किया? वो उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि एक तो उन्होंने तय कर लिया कि अगर हमें एक्चुअली डेमोक्रेसी के लिए चाहिए, और फिनलैंड में वो बहुत डेमोक्रेसी पे जोर देते हैं, मैं भी आपको बाद में बताऊंगी कैसे वो फेक न्यूज़ को भी एजुकेशन के अंदर लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमारे डेमोक्रेसी को खतरा है, हमारे नेबरिंग कुछ कंट्रीज हैं उनसे खतरा है। पर उन्होंने वास्तव में, जिन्होंने इस पे काम किया था, उन्होंने मुझे बताया, वो रिटायर हो गए, पर कि हमने कहा कि अगर हम लोकतंत्र को मानते हैं तो फिर वो खुद गांव से थी, जो बाद में डीन बनी एक फैकल्टी की, उन्होंने कहा, हमने कहा कि हम कैसे इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाएंगे, हम इम्तिहान करके कंपटीशन नहीं पैदा करेंगे, हर एक की एक जगह है, और जब लोग स्कूल ख़त्म करें तो वो किसी के साथ compete नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि मैंने 12 साल में क्या सीखा है, इस स्कूल ने मुझे क्या दिया है, इस शिक्षा ने मुझे क्या दिया है। तो वो आंकलन, जो एग्ज़ाम आपका स्कूल लीविंग होगा, उसमें कोई कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, आपको क्या मिला इस शिक्षा से। तो उन्होंने जो इस तरह का वो एग्ज़ाम नहीं लेते बीच में। और सबसे मुझे मज़ेदार चीज़ लगी कि मैं जब एक गई नॉर्थ फिनलैंड में, उन्होंने मुझे बुलाया था पॉलिसी पे बात करने के लिए, तो -22 तापमान था बाहर का, -22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम तो हाय तौबा करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग साइकिल पे आ रहे हैं खुली हवा में, टीचर्स कह रहे हैं कि हमारे लिए कंपलसरी है कि 7वीं तक के बच्चे, उसके बाद बड़े हो जाते हैं तो मुश्किल होता है उनको बाहर लाना, बाहर 1 घंटा उनका खेलना कूदना बर्फ में मतलब डोलना उनके लिए कंपलसरी है, -22 डिग्रीज में भी। खाना पकाना कंपलसरी है, कुकिंग, बेस्ट लैब्स है कुकिंग के लिए। मुझे याद आया क्योंकि मैं नई तालीम, जो वर्धा में सिस्टम है, नई तालीम गांधीयन सिस्टम, वहाँ जाती रहती हूँ, उनके साथ काम करती हूँ। वहाँ बच्चे खाना उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, बेचते हैं, पकाते हैं, सब मिलके, और खाते हैं सब। दैट्स पार्ट ऑफ नई तालीम की वर्क बेस्ड एजुकेशन। काम करो और सभी के लिए, अलग मत करो, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम्हें हाथ से काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा दिमाग खराब है, मुझे सिर्फ स्किल सिखाओ। हमारे देश में बहुत सारी हायरार्कीज़ हैं, और एजुकेशन सिस्टम एक और हायरार्की पैदा करता है बिटवीन एबिलिटी, हाई एबिलिटी, लो एबिलिटी, नॉलेज, स्किल्स। नॉलेज किसी के लिए, स्किल्स किसी के लिए, वहाँ ऐसा नहीं है। तो लड़के अपने आप, लड़के, मुझे किसी के घर गए, एक टीचर के घर, उसके बेटे ने बड़े शान से केक बनाया हुआ। किस चीज़ का केक? कि मेरे शहर में जो एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, उसको मैंने केक के रूप में बनाया हुआ है, शौक से, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई नंबर नहीं मिलना है, कोई इम्तिहान नहीं होना। तो जिस तरह, और फिर वो खाने के प्रति बहुत संवेदनशील है कि अच्छा खाना क्या हो, वो बहुत दूर से आई हुई चीज़ ना हो, आसपास उगाई हुई चीज़ हो। तो उनका जो मिड डे मील है, उनके साथ खाया मैंने, वो भी इतना पौष्टिक भी है और स्वादिष्ट भी है, और बच्चे शुरू से उसको मानते हैं, मतलब दे रिस्पेक्ट दैट, उनको लगता है कि ये तो भोजन पकाना, कुकिंग कंपल्सरी, ऐसी चीज़ें, डिजिटल पे बहुत कम जोर। और बीच में जैसे स्वीडन अभी इसी साल आया, स्वीडन ने 15 साल पहले कहा था हम 21st सेंचुरी के लिए एजुकेशन कर रहे हैं, टोटली डिजिटलाइज कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स भी डिजिटलाइज कर रहे हैं, सब कुछ कस्टमाइज कर रहे हैं। कस्टमाइज शब्द भयंकर है, लगता है बहुत अच्छा, चॉइस है, आपके लिए कस्टमाइज किया है मैंने, जैसे बायजूस वगैरह कहते हैं, आपके लिए कस्टमाइज किया है, ये बहुत ही डेंजरस शब्द है।
क्योंकि कस्टमाइज मतलब कि आपको जो एल्गोरिदम्स दिए जा रहे हैं आपके लिए, वो आप ही के लिए, आप जो करोगे उसके आधार पे दूसरा एल्गोरिदम आएगा और आपका काफ़ी डेटा भी ले लिया जाएगा। तो जो आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर पाओ, जो खराब कर रहे हो मगर आते ही नहीं। बच्चे इतने, मुझे एक लड़की ने दिखाया कि वो इतनी स्मार्ट है, वो कहती है जब मुझे ऐसा टेस्ट मिलता है तो मैं सब खाली छोड़ देती हूँ, सब जीरो डाल देती हूँ, कुछ ब्लैक डाल देती हूँ, अगला टेस्ट आसान मिलता है ना, क्योंकि वो एल्गोरिदम है, इसने खराब किया तो उसको बुद्धू है, उसको अगला आसान दो। मगर सबसे ज्यादा खतरा है दैट दे एक्चुअली डेटा माइनिंग करते हैं, जो आपकी नजर नहीं देख पाती कि बच्चे को कितना टाइम लगा, कहाँ ज्यादा उसने रुक गई, ज्यादा टाइम लगाया, जल्दी से फुर्ती से जवाब दिया, वो मशीन सब कुछ रिकॉर्ड करती है एंड दैट इज चिल्ड्रंस प्राइवेट डेटा। पर उसको माइन करके उसकी खुदा मतलब खदान में से जैसे लेके फिर उसको बेचते हैं, जैसे हम सबका डेटा बेचते हैं उसको बेचते हैं, थर्ड पार्टी को देते हैं। फिर कोचिंग इंडस्ट्री तो हमको पता है, बायजूस ने यही किया था, उनको मैल प्रैक्टिसेस का कि उन पे केसेस हुए कि वो जाके माँ बाप को कहते हैं आपके बच्चों को इस जगह दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगाते हैं, आंसर नहीं करते, इस और कोचिंग चाहिए। आई मीन दिस इज नॉट अलाउड इन बिजनेस प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। तो ये सब अब स्वीडन ने 15 साल बाद कहा है, तो देखो देश सीखते भी हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं, सिर्फ बच्चों का नहीं। तो स्वीडन ने मूल्यांकन कहा है, सब तरह का शोध किया है कि कितना नुकसान हुआ डिजिटलाइजेशन से, और वो 1 करोड़ यूरोस डाल रहे हैं सिर्फ पेपर टेक्स्ट बुक्स, उसको पेपर टेक्स्ट बुक्स दिलाने की, ये हम सब बच्चों को दे, हम डिजिटाइज नहीं करें और हम ये चीज़ें नहीं लाएं, क्योंकि बच्चों का कंसंट्रेट करने का की क्षमता कम हो गई है, लिखने पढ़ने की कम हो गई है, और वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पे फोकस नहीं करते। तो एक देश हमें बता रहा है ना, पर हम क्या सीखते हैं? तो ये एक सवाल है। स्वीडन हो, सिंगापुर हो, सिंगापुर के उनके स्कूल और हमारे स्कूल, अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में कि अर्ली 50s में उनका क्या हाल था और इंडिया का क्या हाल था, या केरला का उन्होंने लिखा है कि क्या हाल था, और उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे इतना जोर दिया। मैं उनके कई स्कूलों में गई हूँ और वो उनके सब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो हमारा क्यों नहीं ऐसे हो सकता? एक चीज़ जो मेरे ध्यान में अभी आ रही है कि हमारी और काफ़ी आसपास के देशों की शिक्षा एक तरह की थी, ये एग्ज़ाम कब आए अंदर? हाँ, ये कब हुआ? एग्जाम्स तो वैसे पहले से आ रहे हैं, पर अब जिस तरह के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप उनको देखोगे भी, अभी मैं एक वर्कशॉप करके आई हूँ टीचर्स के साथ कि साइंस के एग्जाम कैसे आए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और वो बिल्कुल वो विषय को नहीं पूछ, मतलब वो इस एग्जाम में कहीं साइंस नहीं टेस्ट हो रहा है, सिर्फ रटने की जानकारी, आपने कितनी अच्छे तरह रट लिया, उस जानकारी को उगल दिया। वो मतलब साइंस में हम कहते हैं हम लोग इतना आगे विश्व गुरु बन, हमारी पॉलिसी ये कहती है, हमारी बाकी सारी पॉलिसीज हमेशा शुरू करती थी कि हम क्या नहीं कर पाए, और हम ऐसी शिक्षा हो जो समाज में अच्छी तरह से बेहतरी ला पाए। वो कैसी शिक्षा है? जो ट्रांसफॉर्मेटिव हो। हमेशा हमारी पॉलिसीज ये कहती हैं। ये पॉलिसी कुछ नहीं वो कहती, बात ही नहीं करती, कहती है हम ट्रूली ग्लोबल सिटीजन्स बनाएं। क्या मतलब उसका मुझे नहीं पता, ट्रूली ग्लोबल सिटीजन कौन होता है, और हम विश्व गुरु बने। तो अब क्या मतलब है? मतलब हम अपना ही चिंतन नहीं करना चाह रहे, हम अपना ही सवाल नहीं पूछना चाह रहे, अपना ही स्टडी नहीं करना चाह रहे, क्यों हमारे बच्चे छट रहे, और हम सब कुछ बच्चों पे डाल रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि अब हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम साइंटिफिक स्किल्स, क्रिटिकल स्किल्स, हमारी टेक्स्ट बुक्स में, हमारे पाठ्यक्रम में हमें कहीं नहीं दिख रहा कि ये क्रिटिकल स्किल्स। और अब जो एग्ज़ाम है मेरी यूनिवर्सिटी का भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप मानोगे नहीं, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम मल्टीपल चॉइस, बस टिक 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 कर दो। अब उसके टिक, मैं तो उस दिन जैसे होता है ना, मर गए थे हम जिस दिन हमको ऐसा बनाना पड़ा था कि हम, और कोई नहीं, हम पहले कहेंगे कि ठीक है फर्स्ट लेवल पे ये कर लेते हैं, सेकंड लेवल पे हम एक रिटन एग्जाम, कुछ अपने ख्यालात, अपने रीडिंग्स, अपने लिटरेचर क्या पढ़ा है, फिर इंटरव्यू, मौखिक इम्तिहान नहीं, टिक 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 पे आप उनको एडमिशन दो, चाहे नीट में देते हो, चाहे एनटीए का लेते हो इम्तिहान, चाहे पीएचडी में देते हो। अब आप टिक 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 पे क्या किसी का मूल्यांकन कर सकते हो कि वो रिसर्च कर पाएंगे या नहीं, उनकी क्या समझ है?
उन्होंने कॉपी पेस्ट करना सीखा है, हमारे ही सिस्टम में रटना सीखा है, या कुछ और अपनी उनकी मौलिक सोच है। तो एग्जाम्स तो हमारे लिए बिल्कुल हमारा गला जैसे घोट के रखते हैं एजुकेशन का। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा छटाई भी होती है। सबसे ज़्यादा छटाई होती है, क्योंकि वो जो, और ये दुनिया भर के हमारी स्टडीज़ दिखाती दुनिया भर में कि जितना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, और हम याद रखें कि ठीक है, अगर जैसे यूनिवर्सिटी में हमारे कम सीट्स हैं, बीएड के लिए 300-400 सीट्स हैं और लाखों लोग आते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, हमारे डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, तो फिर उसका इम्तिहान कम्पिटिटिव हो सकता है, सिलेक्टिव हो सकता है। इनकी सीट्स कम है, लोग ज़्यादा हैं, पर स्कूल पास किया, बीएससी पास की, बीए पास किया, उसका क्यों सिलेक्टिव हो, इतना कम्पिटिटिव क्यों हो? तो अब हमको सब स्टडीज़ बता रही हैं जितना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी क्षमता का मूल्यांकन नहीं करता, वो आकलन होता है आपके सोशल एडवांटेज का। आपने कितने ट्यूशन किए, आपके माँ बाप कितने आप पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किताबें कितनी आपके घर में, और सब क्या एक्सपोजर मिलता है, कितनी फिल्म्स देखी है, कितना इंटरनेट है, इस सब का असेसमेंट करता है आपकी मौलिक सोच, समझ तो आजकल भूल ही जाओ, किसी भी इम्तिहान में समझ को नहीं देखा जाता है। तो फिर क्या कर रहे हैं हम? बट जैसे एक टाइम पे जब ये एग्जाम्स थोड़े अलग थे, परसेंटेजेस आते थे, अब तो सीधा आता है कि 100 में से 100 या क्योंकि मॉडरेशन होता है, हाँ बोर्ड मॉडरेट कर देता है, चाहे एग्जामिनर ने किया नहीं, वो बोर्ड नंबर ज़्यादा दे देता है कि अच्छा लगना चाहिए, नहीं तो और फेल हो जाएंगे। हमने देखा है, हमने सवाल पूछे बोर्ड से कि भाई हमारा पास परसेंटेज सिर्फ 20% आ रहा है, सिर्फ 15% आ रहा है, क्या करें? मॉडरेट कर दिया, सबको ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब हमारी यूनिवर्सिटी भी करती है, जो हमारे अच्छे कॉलेजेस जो हैं वो टीचर्स परेशान हैं कि जो वो इतनी मुश्किल से इतना समय लगा के इतने सोच समीक्षा के साथ वो आंसर्स पढ़ते हैं, मार्किंग करते हैं, इंटरनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी उनको मॉडरेट करके सबको 80% दे देती है, कोई फ़र्क ही नहीं है। स्टूडेंट्स ने अटेंड भी नहीं किया, उनको भी उतने नंबर मिल रहे हैं। तो ये जो एक लेज़र फेयर है कि आप करिए जो मर्जी करिए आपको, बल्कि हाँ, हमारी पॉलिसी कहती है, और हम चौंक गए थे पढ़ के कि हमारे रिफॉर्म में हम एग्जामिनेशंस को ईजियर बनाएंगे। दुनिया में हम ये शब्द ईजियर नहीं सुनते, हम सुनते हैं मोर ऑथेंटिक, मोर रेलेवेंट, नॉट इंटिमिडेटिंग, लेस फियरफुल, ऐसा शब्द सुनते हैं कि आपने एग्जाम पैटर्न चेंज करने, तो कैसे ऑथेंटिक का मतलब होता है ऑथेंटिक असेसमेंट का दुनिया भर में काम हुआ है, मेरे स्टूडेंट ने पीएचडी किया इसमें। अब एग्जाम्पल अगर थोड़ा बताए कि ऑथेंटिक क्या होता है। ऑथेंटिक मतलब कि मैंने मान लो टिक कर दिया या कोई नंबर दे दिया, आपने मुझे नंबर दे दिए, वो कितना ऑथेंटिक था कि एक्चुअली वो समझ मुझ में है, और उस आधार पे जो आपने नंबर दिए हैं, जिस तरह से जो आपने क्राइटेरिया इस्तेमाल किया है, वो एक्चुअली मुझे असेस कर रहा है, कुछ और नहीं असेस कर रहा। पर ऑथेंटिक असेसमेंट में इसलिए दुनिया में, इंग्लैंड में और जगह, ये पूरा एक मूवमेंट शुरू हुआ था कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, नॉट असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग में आपने कहा, मैंने फॉर लर्निंग, कि जिस असेसमेंट आपने जो किया है वो उसको भी लर्निंग में मदद दे, टीचर को मदद दे कि वो अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत सही नहीं हो रहा तो उसमें क्या बदलाव लाएं, मूल्यांकन में लाएं। सो एंड इट वाज अ ह्यूज मूवमेंट, और उसमें काफ़ी असेसमेंट टास्क, जैसे हमने देखा, मेरे एक स्टूडेंट की पीएचडी इसी पे थी कि दिल्ली के आसपास बॉर्डर के पास कोई स्कूल है, और वहाँ बच्चे, अगर मैथमेटिक्स तो हुआ है, बिल्कुल मैथमेटिक्स में बहुत लोग फेल होते हैं, यही नहीं दुनिया भर में मैथमेटिक्स नंबर्स देख के लोगों को पेट में दर्द होता है, इतना उसका असर ऐसा है भयंकर। तो मैथमेटिक्स असेसमेंट हम कैसे ऑथेंटिक करें और कल्चरली रिस्पॉन्सिव करें, कि हम जिस संस्कृति से आए हैं, जो हमारे आसपास की का परिवेश है, जिससे हम ज्ञान बनाते हैं, वी कंस्ट्रक्ट नॉलेज। इन्फॉर्मेशन आप किसी को दे सकते हो, नॉलेज वो खुद बनाते हैं। तो अगर हम ऐसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे मूल्यांकन करें उसका। तो हमने देखा एक स्कूल में गणित में, अगर बच्चे किसी के 13 आए, किसी के कुछ आए, 8वीं के बच्चे, और उनको अगर हम कहें कि 5 ये अंक है, इनका एवरेज निकालो, तो कई बच्चे नहीं निकाल नहीं पा रहे, उनको पता नहीं कि क्या मतलब एवरेज का। मगर जब हमने उस
उन्हीं के वॉलंटियर्स और उन्हीं के साथ अलग अलग टास्क, वो टास्क लेके आए। जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे इधर कई ठेकेदार हैं, हम डेटा लेके आए, वी वर डूइंग डेटा हैंडलिंग, सिर्फ एक विषय पे हम असेसमेंट कर रहे थे। तो हमने कहा कि वो लेके आए कि देखिए, और हम उनको पढ़ा नहीं रहे थे, सिर्फ असेसमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम लेके आए हैं अलग अलग ठेकेदार कितना भत्ता देते हैं, कितना वेजेस औरतों को देते हैं, कितना पुरुषों को देते हैं, अलग अलग आंकड़े लेके आए, अब इसको कैसे हम हैंडल करें, कैसे एनालाइज करें। तो फिर वो अपने आप तरीके निकालते। तो अंत में हमने बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण टास्क दिया, उनको कहा आप वॉलंटियर करो आप में से। तो कई लोगों ने वॉलंटियर किया, ग्रुप बना कि हमें आपके स्कूल का मिड डे मील का डेटा पूरा रिकॉर्ड करना है, एनालाइज करना है, क्योंकि स्कूल ने नहीं किया हुआ था। अब देखिए फर्क क्या है, उसका एक पर्पस बन गया। क्यों मैं एवरेज निकालूं? मैं अपने स्कूल का रिकॉर्ड निकाल रही हूँ, मुझ पे ये जिम्मेदारी है। तो पर्पस जब होता है एक टास्क का, आप जिम्मेदार बनते हो, आपकी एजेंसी सामने आती है, फिर आप उसमें मेहनत करते हो, फिर आप उसका मतलब समझ आता है, क्यों मैं उसका डेटा करूं, क्यों मैं एवरेज निकालूं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, केरल ने अपना लगभग 15-20 साल पहले अपना एलिमेंट्री स्कूल्स का सिस्टम चेंज किया था असेसमेंट का। उनका मेन मोटो ये होता था कि हम जो एग्जाम भी ले रहे, इट शुड बी अ लर्निंग एक्टिविटी। एग्जाम भी एक लर्निंग प्रोसेस हो, उससे भी हम कुछ सीखें, चाहे नहीं भी कर पाए हमने कुछ सीखा। तो पर्पस लगे लोगों को, क्या पर्पस है वो कर रहे हैं। तो ये जब हमने किया तो देखा कि स्टूडेंट्स ने, पहले तो उनको समझ ही नहीं, हम कैसे गिने बच्चे, कितनों ने खाया कितनों ने नहीं खाया, फिर उनको याद आया कुछ टैली होता है, हम टैली मार्क्स करते। उन्होंने कुछ दिन मेहनत की, रिकॉर्ड्स बनाए, स्कूल ने उनको सब दिया सारा कुछ के कहाँ, क्योंकि शहर में तो खाना आता है किसी और एजेंसी से, वहाँ बनता नहीं है जैसे बाकी जगह। राइट टू फूड का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मिड डे मील मतलब वहाँ पकना चाहिए। तो बच्चों ने ये कहा एक दिन कि कुछ घपला लग रहा है हमको। पहले उन्होंने कहा हम देखना चाहते हैं ये एजेंसी का वेबसाइट। तो उन्होंने टैली किया कि वेबसाइट में कुछ और लिखा है कि इतने खाने आते इतने नहीं है। तो मैडम कुछ घपला लग रहा है। अब ये भी मतलब उनको एक इन्वेस्टिगेटर का रोल मिल गया, उनको ये करने का। इतनी अच्छे से उन्होंने फिर बनाया और हमने कहा अब आप प्रेजेंट करो सबके सामने। तो द पर्पस, द एजेंसी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, आप क्यों असेसमेंट आपका हो रहा है, पर्पस क्या है, ये ऑथेंटिक बन जाता है, आपके लिए भी ऑथेंटिक बन जाता है, देखने वाले के लिए भी ऑथेंटिक, क्योंकि आपने क्या देखा। और हमने उसके बाद देखा, पहले वो कहते थे, हम कहते थे यू कैन चूज, आप ग्रुप में भी करो। वन थिंग, लर्निंग कभी अकेले नहीं होती है। मैं एज एन इंडिविजुअल कभी लर्न नहीं करती हूँ, स्पेशली एज अ यंग लर्नर। इसीलिए स्क्रीन टाइम एंड ये डिजिटल, दे डोंट हेल्प मी एज अ लर्नर। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। तो हम 4 लोग बैठे हैं, अगर अब हम बात कर रहे हैं, आपकी शिकन भी अगर आएगी ना, तो वो मेरी लर्निंग या मेरे अभिव्यक्ति को हेल्प करेंगी थोड़ा, कि अच्छा इसको किसी और तरह से बोलूं या ऐसे समझूं। तो 4-5 पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज जब वो बैठते हैं और बातचीत करते हैं, तो उनकी लर्निंग और अच्छी होती है, जो अकेले में नहीं होती है। तो हमने इसलिए लर्निंग टास्क भी ऐसे, कुछ आप एक साथ करो, फिर अकेले करो, फिर 2 लोग करो। तो जब वो पहले हम पूछते थे तुम किसके साथ करना चाहते हो, तो वो कहते थे इसके साथ, क्योंकि उनको लगता था ये ब्राइटेस्ट है, इसके नंबर सबसे ज़्यादा आते हैं। बाद में दे रियलाइज नहीं, हम किसके साथ करना चाहते हैं, किसी और के साथ। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने मैथ्स में सबसे जल्दी आंसर दे दिया तो आपको बेस्ट समझ है। सो गिविंग पैट आंसर्स, तुरंत आंसर देना, वो नहीं दिखाता कि आप समझ गए हो। तो वो भी समझ गए कि लर्निंग किसकी गहरी है और कि, तो इसलिए ये प्रोसेस ऑफ असेसमेंट जो था, उसमें उनको इसमें भी मदद आई ये समझने की कि हम सीखते कैसे हैं। और हमारे देश में जो सबसे बड़ी कमी है, जो मैंने बाकी देशों में देखा है, कि दूसरी तीसरी के बच्चे मुझे बता देते हैं, एक तीसरी की बच्ची मुझे बता देती है कि मैं ये सब तो कर पाती हूँ, मैथ्स में ये कर लेती हूँ, मैं 2 डिजिट्स में ये इतनी कर सकती, और अगर मैं ये करूँ तो फिर ये डिवीजन में और अच्छा कर सकूंगी। एक तीसरी की बच्ची बताती है। क्या मतलब कि उसकी एक मेटा लर्निंग है, वो अपनी लर्निंग की समीक्षा कर सकती है। उसको पता है कि क्या करने से मैं और बेटर कर सकती हूँ, क्यों मैं अभी इतना कर रही हूँ। ये सबसे क्रूशियल है किसी की लर्निंग के लिए। तो अगर असेसमेंट
इसका मौका देती है आपको, तो लर्न असेसमेंट शुड बी टीचिंग लर्निंग का एक प्रोसेस, उसके पेडागोजी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो टीचर को भी फीडबैक मिलता है, बच्चे को खुद मिलता है, और उसके बिना बच्चे कुछ नहीं जानते कि मैं क्या करूं कि मैं और बेहतर करूं। तो बच्चे मैथमेटिक्स में तो बहुत जल्दी आप खुद बता सकते हो कि गलत है कि सही है, क्योंकि ऐसे आपने कंपटीशन किया, वो टीचर के पास ही दौड़ेंगे, मैम मैम मैम, उनको चाहिए कि टीचर टिक कर दे, खुद उनको पता नहीं कि हमने सही किया है, हमने 1000 की जगह 6 0 डाले या 2 0, उनको नहीं मालूम है। तो दैट इज नॉट लर्निंग, हाँ बिकॉज यू जस्ट डिडंट नो कि आपने क्या गलत किया। उस केस में भी जहाँ बहुत कुछ डिस्क्रिप्टिव नहीं था, आपको बहुत लिखना नहीं है, बट ये नहीं करना, आपको पता चल जाना चाहिए था तरीके से कि आपने। तो मेटा लर्निंग जो है छोटे छोटे बच्चों का शुरू करते एज पार्ट ऑफ देयर लर्निंग, दैट हेल्प्स देम परफॉर्म बेटर। और अगर मूल्यांकन में उनको उसको फीडबैक मिले, तो जैसे केरल में जब हमने देखा था, क्योंकि मिनिस्ट्री ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सभी स्टेट्स में एक स्टेट है जिसने असेसमेंट में काम किया है, तो आप इनका एक कुछ रिपोर्ट लिखेंगे। तो मैं गई थी, और जो उनका सबसे वीक डिस्ट्रिक्ट था मल्लापुरम, मैं 10 दिन वहाँ रही थी, माँ बाप से बात की, स्कूलों में गई, तो मैं, और वो डिस्ट्रिक्ट हमें कहता था कि हम इसलिए 14 में आते हैं क्योंकि केरल में कोई 15वां डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए हम हमेशा आखिरी आते हैं। इस तरह अपने आप को वो परिचय अपना देते थे। बट जब असेसमेंट चेंज हुआ और माँ बाप से बात हुई, इसके बारे में समाज में बात होनी चाहिए, तो माँ बाप कहते थे कि ये 8 नंबर दे देना, 10 में से 9 दे देना, इसका क्या फायदा है, हमें तो नहीं पता कि इसने क्या किया तो इसको अच्छा मिला, क्या करे तो और अच्छा मिले, इसको भी नहीं पता है। सो माँ बाप को भी पता चल गया कि फीडबैक मिलना ज़रूरी है। तो वो कहते थे ग्रेड दीजिए, हमको कमेंट्स दीजिए, तो बच्चे भी समझेंगे और हम भी समझेंगे। ये गरीब माँ बाप भी कहते थे कि इस तरह का इम्तिहान बच्चे के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। तो एक पैटर्न चेंज करना, सिर्फ सिस्टम पे नहीं चेंज करना है, उसको ज़मीन तक उसका समझ, उस पे चर्चा। एक 100 पेज का डॉक्यूमेंट था जो कि मलयालम में पंचायत में डिस्कस हुआ था, इम्तिहान कैसे लिया जाए और कैसे नहीं लिया जाए। तो इसकी भी ज़रूरत होती है जब हम शिक्षा में कोई बदलाव लाते। पर मैंने जो रिपोर्ट लिख के भेजी थी मिनिस्ट्री को, उसका शीर्षक था वेयर एग्जाम्स कैन बी फन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जो स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होते थे, उनका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं था 10वीं से पहले, स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट से होते थे, जब उन्होंने उसकी पद्धति बदल दी कि हम ऐसे रटने रटाने वाले नहीं, हम कोई गतिविधि आधारित या कुछ सोचने वाले ऐसे करेंगे, और तो बाढ़ लग गई थी वहाँ। बच्चे इतने आ रहे थे इम्तिहान लेने के लिए जो पहले नहीं आते थे, क्योंकि डर हट गया और लगा कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है, मैं कर सकती हूँ। और सो मेनी में गॉट मोर स्कॉलरशिप्स इन द सेम डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता था, और वो त्रिवेंद्रम के बाद वो डिस्ट्रिक्ट सेकंड ले रहा था। इस तरह की उनका परफॉर्मेंस हो रहा था। तो कहने का मतलब है, हमने अपने देश में भी देखा है। मैंने शिक्षा में जो कदम लिया था, तो वो एक बोर्ड एग्ज़ाम, हम मध्य प्रदेश में एक होशंगाबाद ज़िला था, तो होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम एक बहुत नवाचार था उस समय में, 70s की बात कर रही हूँ, और उसका इम्तिहान होता था ओपन बुक एग्ज़ाम, सरकारी एग्ज़ाम। आप कुछ भी ले आइए, आप किताब लाइए, नोटबुक लाइए, जो मर्जी ले आइए। तो वो एग्ज़ाम ऐसा था चुनौतीपूर्ण कि आपको सीधे सीधे आंसर नहीं मिलेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि आप किताब देख के कितना आप में कौशल है कि आप यहाँ से देख के वहाँ से देख के किताब में भी लिखो, तो वो लिखा होता था किताब का ये पन्ना देखो और ये पन्ना देखो, अब इन दोनों में क्या समानता या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में कई ऐसी नई तालीम हुई है, कई ऐसे प्रोग्राम्स हुए जहाँ एग्ज़ाम बदला गया है। उसमें जितनी बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको तो उसमें उनका वो सीखते थे प्रोबेबिलिटी, चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 8 में। और उनका एक एग्ज़ाम में सवाल था कि ये सट्टा खेलने का एक वो है, और इसमें क्या चांस है जीतने के और क्या संभाविता है हारने की। तो विधानसभा में सवाल उठ गया, टीचर्स की बोली लग गई कि आप सट्टा खेलना सिखाते हो क्योंकि दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, तो हमें सट्टा खेलना सिखा। टीचर्स हैड टू गिव एन आंसर, और इतनी अच्छी डिबेट असेंबली में हुई पहली बार ऑन एन एकेडमिक इशू
कि एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए और क्यों ऐसा एग्ज़ाम लिया जा रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम। ये हमारी हिस्ट्री है, पर क्यों हम ऐसा नहीं लेते, हम क्यों और इसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं। सो दैट इज़, उसमें मुनाफा कोचिंग इंडस्ट्री का हो रहा है। हाँ, बिकॉज बेसिकली करिकुलम एक ही हो गया है। ट्यूशन जिसने किया वो एग्ज़ाम कर ले, उसका एंट्रेंस हो जाए यूनिवर्सिटी। सब यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट मल्टीपल चॉइस हो गए, उनकी एक ही एनटीए, वो एनटीए बंद होना चाहिए। वो इतना ख़राब एक संस्था बनी है। हम जानते हैं नीट में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो ये एक पूरा एक विष चक्र बन जाता है। तो एक अच्छा करिकुलम कैसा दिखता है? एक अच्छा करिकुलम इसलिए जिसमें एक तो ये सब चीज़ें हों कि उसमें हम किस तरह से सभी की भागीदारी सुनिश्चित करें। हर एक को लगे कि मेरी ज़िंदगी, मेरा ज्ञान भी इसमें है और मुझे और सीखने का मौका मिल रहा है। उसमें सवाल पूछने की बहुत आपको हिम्मत मिले और आपको आपके हमारा राइट टू एजुकेशन कहता है, कैन यू बिलीव इट? राइट टू एजुकेशन सेज कि बच्चों को फ्रीली टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस इन द क्लासरूम, ऐसी शिक्षा उनको मिले। और ये 6 से 14 के लिए, तो यूनिवर्सिटी में तो और ज़्यादा। तो ये सब हो। और मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाना चाहती हूँ कि आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है और ये कि, तो हम लोग जो पहली एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक्स बनाई थी, करिकुलम बनाया था 2005 के बाद, तो एक तो ये था कि बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज, तो आप कैसे वो मौके देते हो कि वो कंस्ट्रक्ट करें। एक वो है आपको कुछ। दूसरा के आर्टिजनल नॉलेजेस, वो एक चैप्टर है जो कि आपको दिखाती हूँ, जो कि एक जंक सेलर, एक किरण, एक हाड़ मास की रियल औरत है पटना में जो एक कबाड़ की दुकान चलाती है, उसका एक पूरा चैप्टर है जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है। तो मतलब लोगों को लगे कि और वो खुद कहती है कि जब मैं सोचा, मैं मैथ्स को हेट करती थी स्कूल में और ये वो, फिर जब मैंने सोचा कुछ काम ढूंढूं तो मैंने सोचा ब्यूटी सैलून चलाऊं, ये चलाऊं। किसी ने कहा कि कबाड़ी की दुकान चलाओ, लोगों ने कहा नहीं बहुत गंदा काम होता है, तो मेरे चाचा ने, किसने कहा नहीं यहाँ चलाओ। तो ये सब उसमें है कि उसने ये एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई अपनी और तय किया, और उसकी दुकान के सामने लिखा है सुमित्रा और किरण की कबाड़ी की दुकान, सुमित्रा उसकी सास है। हाँ। तो उन्हें लोन लिया। तो ये मतलब अगर बच्चे जिनके माँ बाप ये काम कर रहे हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, वेस्ट कलेक्शन करते हैं, गार्बेज, उनको एक हीन भावना न हो, उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा उदाहरण सामने है और कोई शर्म नहीं है उसके सामने। मैथ्स की टेक्स्ट बुक आपको कह रही है कि कैसे वो चला रही है आज भी। और मैं उसको जब मिली 1 साल बाद भी, तो उसने कहा कि दीदी मैं तो टेक्स्ट बुक की हीरोइन बन गई, क्योंकि सब लोग देखने आते हैं कि मेरी दुकान आज टेक्स्ट बुक में है। हाँ। तो ये एनसीईआरटी की बुक में थी। तो हम कहते हैं कि लोगों का ज्ञान और आर्टिजनल नॉलेज, इंडिजिनस नॉलेज, आदिवासियों का ज्ञान, हमारा एक चैप्टर है किसके जंगल, और वो भी एक रियल औरत है झारखंड की। तो ये जो है ना, ये, और अगर हम अपने आप को कहते हैं हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है एक हमारी देश की, तो फिर सिविलाइजेशनल नॉलेज साझे नॉलेज होते थे, उसमें कोई पेटेंट नहीं लगाता था कि ये इजिप्ट का ज्ञान है, ये चाइना का ज्ञान है, ये इंडिया का है, ये उज़्बेकिस्तान का है, ऐसे नहीं है। जय सिंह ने अगर कुछ किया तो उज़्बेकिस्तान से भी देखा कि वहाँ एस्ट्रोनॉमी क्या हो रही है। तो ये ऐसे बैरियर्स नहीं थे। लोग कितनी दूर दूर से इतने कष्ट से आते थे यहाँ पर ज्ञान के लिए, सीखने के लिए। और इसी तरह ज्ञान बढ़ा है, मैथमेटिक्स बढ़ा है तो इसी तरह बढ़ा है, साइंस बढ़ा है, अब मेडिसिन बढ़ा है, कोई भी चीज़ जो हम कहते हैं। तो ये अब इंडियन नॉलेज सिस्टम से हम बहुत गलत एक उदाहरण देते हैं, मिसाल देते हैं कि ये तो ज्ञान तो साझा होता है, एक नॉलेज कॉमन्स है। तो ये हम दिखाएं, मैं आपको दिखाती हूँ किसके जंगल। तो ये एक चैप्टर है जो ये सूर्यमणि है। ये बल्कि इस स्कूल पहुंचती थी बहुत घने जंगल में से होके। जब उसको मिडिल स्कूल जाना पड़ा या हाई स्कूल, उसको बहुत दूर जाना पड़ा, तो उसका मन नहीं हुआ जाने का। तो उसके किसी फैमिली में किसी ने कहा कि अगर तुम अपने जंगल बचाना चाहती हो तो तुम्हें शिक्षा लेनी होगी। तो देखो, शिक्षा का एक पर्पस हमारे बच्चों की ज़िंदगी में क्या है। वो नहीं कि मैं नौकरी लेके इतना पैकेज उतना पैकेज, ये नहीं। ये करके लोग आते हैं स्कूल में इतनी मुश्किल से। और जब ये चैप्टर हमने लिखा, इस सच्ची, तो मैं बीएड की क्लास में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, और मैं शुरू इससे करती हूँ कि आप लोग
कहाँ से आए और आपके सबसे बड़ा चैलेंज स्कूल जाने का कौन सा था आपकी ज़िंदगी में। एक लड़की झारखंड से उठी और उसने मुझे बिल्कुल ऐसे ही सुनाया कि मैं ऐसे जंगल में से होके जाती। तो मैंने कहा कि हमने तो इस पे टैप की थी, सूर्यमणि मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इतनी एक लिंक बैठी। तो ये जो है, इसमें एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम ये नहीं पूछते कि व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट, हाँ। परिभाषा दो। हम पूछते हैं, चर्चा करो, तुम्हें क्या लगता है जंगल क्या होते हैं? क्योंकि तुमने शायद जंगल सिर्फ एक स्कूल ट्रिप में देखा है या देखा नहीं है या सफारी में देखा है, पर इसकी ज़िंदगी से, इसकी नज़रों से देखो, क्योंकि ये जंगल में रहती है और जंगल इसके लिए क्या-क्या है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है जंगल? और हमने ये भी पूछा है, कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए हों, तो फिर क्या जंगल बन जाता है? ये टेक्स्ट बुक पूछ रही है और टेक्स्ट बुक कह रही है शिक्षक को कि बच्चे बात करते हैं, ठेगा क्या होता है, बच्चों से पूछें, बातचीत करें, विकास क्या होता है, क्या सड़क बन गई तो वो विकास है। बच्चे, इसमें एक बच्ची का रियल लेटर है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को कि हमारे सारे जंगल कट रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो मुझे ये कहना है कि ये भी तो लोगों की जिंदगी से, सो ये ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें हर एक को लगे कि मेरी जिंदगी यहाँ दिख रही है और उसके चैलेंज भी दिख रहे हैं, उसके लिए क्या करना है वो भी मुझे दिख रहा है। एक और फिश टेल, ये भी लोग जब देखते हैं तो कहते हैं कि लगता नहीं है कि ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने बनाया था, कि ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है। और इसमें हम ट्रू स्टोरीज है कि तमिलनाडु में औरतों के मीनकर बैंक जो है, फिश बैंक है, वो सेव करती है। फिर वो कहती है कि हम वो फाइट करती है, सरकार को कहती है कि हम अपना ठेला लेके टोकरी लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं बहुत बुरी स्मेल आ रही है, तो हमें आने नहीं, चढ़ने नहीं देते, तो हमको अलग से बस मिले, तो उनको मिली बस। तो फिर वो कैसे उन्होंने सेव किया, और पहली औरतों को बोट से फिशिंग अलाउड नहीं होता, उनका टबू है, मतलब उनके मान्यता है कि सिर्फ औरतों, आदमियों का काम है, वो लेके खुद जाती हैं फिशिंग। और फिर एक फिश सुखाने की फैक्ट्री बना रही है और उसका पूरा गणित बता रही है कितना लगेगा क्या नहीं। तो ये सब एग्जाम्पल्स जिंदगी से भी आए, वो हर तरह की जिंदगी हो और उसमें हर एक को पता चले। मैं दिल्ली में भी रहती हूँ तो मुझे भी ये सीखने को मिलता है कि भाई बेसिकली वही जो जोक और कहानी और सब चीज़ के साथ वही होता है, जब आप इंक्लूडेड फील करो तो आप ज़्यादा हंसते हो, तो आप बिल्कुल। ज़्यादा साथ रहते हो। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये या हम सब सुनीता विलियम की बहुत बात सुन रहे थे। जब ये लिखा गया था तब भी सुनीता विलियम इंडिया आई थी और बहुत बहुत अच्छे से लिखती है वो। नासा पे हमको मिला। अच्छा, ये बहुत बड़ी चुनौती है साइंस में। ऐसी चीज़, इतनी अमूर्त अवधारणा है ग्रेविटी, मैं कभी देख नहीं सकती हूँ ग्रेविटी, और हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, इतना भारी भरकम शब्द है कि वो समझना बहुत मुश्किल है। तो हमने, मेरे सामने चैलेंज था कि बिना शब्द यूज़ किए हम कैसे इसके बारे में लिखें। दूसरा, हम कहते हैं पृथ्वी गोल है, क्या मतलब, कैसे समझते हैं हम गोल है। पृथ्वी जो पृथ्वी घूम रही है वो 1700 किलोमीटर प्रति घंटे से अपनी धुरी पे घूमती है और 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे से सूर्य के आसपास जाती है। मुझे कभी चक्कर नहीं आता, मुझे कोई साए हवा नहीं दिखती यूं जाती हुई, तो मुझे कैसे पता चले कि ये चीज़ जिस पे मैं खड़ी हूँ जो इतनी स्थिर है ये ऐसे घूम रही है। तो ये हम इतने अटपटे तरह से सिखाते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि बच्चों के अपने अवधारणाएं हैं, वो अपने आप वो हवा के बारे में भी हम एग्जाम्पल्स देते हैं कि बच्चे हवा, मैंने एक बार एक बच्चे से पूछा क्लास 3 में, उसकी टीचर ने सब कुछ पढ़ा दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, कलर्स। मैंने पूछा तुम्हारे बैग में हवा है, तो उसी झांक के यूँ खोला, मैंने कहा नहीं हवा नहीं। तो मैंने क्या मतलब है ये सब पढ़ाने का जब इतना एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो साइंस कोई ऐसे नहीं सीखेगा। तो हमने ये किया कि सुनीता की कहानी, अच्छा मुझे सबसे मज़ेदार चीज़ लगी जब फोटो आई तब सुनीता की, और हमने पहले, उससे पहले ध्यान नहीं दिया हुआ था, इसमें शायद हमने फ़ोटो रखी नहीं है, इसके चैप्टर में है कि उसके बाल हमेशा खड़े दिखते हैं। और वो कहती भी है, अरे कंघी करने की क्या ज़रूरत है, मेरे बाल खड़े ही हो जाते। तो ये जो चीज़ दिखने में आ रही है
ये एक बीज डालती है बच्चे के दिमाग में, ऐसा क्यों है? फिर हमने फोटो डाली कि वो खाना कैसे खाते हैं, वो खाने के पैकेट्स तैर रहे हैं हवा में, वो यूं पकड़ते हैं, वो यूं पकड़ते हैं, चैप्टर में डाले कि ये सोचो कैसे ये खाना खा रहे, क्यों ऐसे खा रहे। तो बिना वर्ड यूज किए ग्रेविटेशन का कोई ऐसी जादू ही कुछ है पृथ्वी का, ये कि वो चीज़ें नीचे आ जाती हैं, ऊपर जाएंगे तो ऐसे बाल खड़े रहेंगे, ये करें। फिर उनको कहे तुम इमेजिन करो कि तुम सुबह से रात तक जब जो करते हो, टूथपेस्ट करते हो, टूथब्रश, क्या क्या कर सकते हो तुम। और अगर तुम ऐसे सुनीता के साथ होते, ऐसे कॉस्मोनॉट, इसमें एस्ट्रोनॉट बन के उसमें गए होते, तो क्या तुम नहीं कर सकते। क्योंकि वो कहती है मुंह नहीं धो सकते, पानी यूं रगड़ रगड़ के यूं करते हैं क्योंकि पानी को पकड़ना पड़ता है। सो यू नो समथिंग दैट्स इतना स्ट्राइकिंग लगे आपको, और आपके पास तरीके हैं, अब आपके पास फोटोएं हैं, सिर्फ ये कहना। तो हमने शुरू किया, इसके बारे में बहुत संधान है, शोध है हमारे देश में और देशों में कि गोल है का क्या मतलब बच्चे समझते, पर हमने वो नहीं, हमने शुरू किया एक असली डायलॉग से। जामिया में जाके हमने उज़ैरा और शामिर, 2 बच्चों से बात की, एक ग्लोब लेके, और उनकी बात से शुरू किया। और उसमें कहा कैसी है हमारी पृथ्वी, दिल की बात बताओ, क्योंकि बच्चे अपने दिल में कैसे सोचते हैं उसके बारे में। तो बच्चे कह रहे हैं हाँ अरे भाई ये सारा आसमान है, ये तारे हैं क्या, ये तो हाँ पता है सुनीता विलियम्स स्पेसशिप में गई थी क्योंकि टीवी पे आया था, वो कहते हैं वहाँ से तो पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। तो वो ये बच्चा कह रहा है मगर क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं, विच इज ट्रू। बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, चाहे वो अर्जेंटीना में हो, न्यूजीलैंड में हो, अमेरिका में हो, बच्चों को लगता है कि गोल है मतलब नीचे लोग उल्टे कैसे खड़े हो सकते हैं, गिरते क्यों नहीं है। तो यहाँ से जब हम उनके ही आइडिया से शुरू करते हैं तो फिर हम भी कॉन्शियस है कि वो कैसे सोच रहे हैं, और फिर हम आगे इस बात को कैसे ले जाते हैं। तो ये टू बिल्ड ऑन चिल्ड्रंस आइडियाज शोध करें हम। हमारी संस्थाएं नहीं है, हमारी कोई एकेडमिक संस्था नहीं है, ना एनसीईआरटी में उस तरह का रिसर्च होता है। आज तो स्टेट्स में जो एससीईआरटीज बने वो तो बंद कर दिया है। बेसिकली जब हम एजुकेशन डिस्कस करते हैं, हम सिर्फ यही डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज के साथ क्या हो रहा है। लैंग्वेज 3 हो, 2 हो, कौन सी कंपलसरी हो, कौन सी नॉन कंपलसरी हो। और एक्चुअली जितना मैं, पता नहीं है एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है या नहीं, बट मैं जितनी भी सीख लूँ तमिल, जब तक मैं बात नहीं करूँगा तब तक मुझे आएगी नहीं। और बात करने की अपॉर्चुनिटी अगर है नहीं किसी से, तो एक पॉइंट के बाद वो ग्लास सीलिंग है, उसको तो पार नहीं कर सकते अकेले। तो इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, लैंग्वेजेस पे? बिल्कुल, और आपने क्योंकि अपना उदाहरण दिया, मैं 1 महीना मद्रास आईआईटी में किसी कोर्स में रही थी, और उस टाइम पे बस के नंबर सिर्फ तमिल में लिखे होते थे, तो मैंने शौक से तमिल सीखी थी लिखनी, पर बस उतनी, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो ये जो अब कहा जा रहा है, एक तो बहुत गलत कहा जा रहा है कि बच्चे तीसरी तक 3 भाषाएं में फ्लुएंट हो जाएंगे पढ़ने लिखने में। ऐसा नहीं होता है। बोलना समझना अलग चीज़ है, पढ़ना लिखना अलग चीज़ है। और अगर मैं अपनी फर्स्ट भाषा में, जिसमें मैं रिश्ते बना रही हूँ, दुनिया के साथ रिश्ते, प्रकृति के साथ, लोगों के साथ रिश्ते बनाती हूँ, जिस भाषा में जो मदर टंग है या फर्स्ट लैंग्वेज है, तो उसी लैंग्वेज में मैं सोचती हूँ और देखती हूँ। देखने का मुझे मौका मिलता है बारीकी से दुनिया को। उस लैंग्वेज में मैं पढ़ना लिखना सीखूं और टाइम मिले मुझे उसमें थोड़ा हासिल करने के लिए क्षमता, तो फिर मेरी सेकंड लैंग्वेज सीखना बिल्कुल अलग प्रक्रिया हो जाती है। वो उतनी चैलेंजिंग नहीं है और मैं और अच्छा सीखती हूँ। तो बहुत रिसर्च है दुनिया भर में हमारी कि अगर स्पेनिश बोलते हैं बच्चे और पहले स्पेनिश जब वो सीखते, फिर वो जब इंग्लिश सीखते, दे लर्न इट मच बेटर देन ओनली लर्निंग सीधा इंग्लिश शुरू करने से। तो ये आज जब हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बना था तो ये सब रिसर्च नहीं थी। और 50s में सबसे बड़ा जो हमारे सामने सबसे बड़ा जो फॉर्मूला इसलिए था कि नेशनल इंटीग्रेशन करना। तो इसलिए किस तरह से भाषाओं के ऊपर हमने स्टेट्स बनाए हैं और अब वो एक दूसरे से कैसे उसमें इंटीग्रेशन हो। तो 3 लैंग्वेज ने कहा था कि अगर आप हिंदी भाषी राज्य हो तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज वो होगी, फिर सेकंड लैंग्वेज आपको कोई दक्षिण भारतीय भाषा लेनी पड़ी, एक साउथ इंडियन लैंग्वेज को आप सेकंड लैंग्वेज बनाओ और इंग्लिश एज थर्ड। क्या किसी ने ऐसा किया? किसी भी हिंदी भाषी राज्य ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को कभी नहीं किया।
पंजाबी ले ली, हिंदी ले ली, इंग्लिश ले ली, कुछ और ले लिया, संस्कृत ले ली, जो कभी ऐसा नहीं किया। बट साउथ इंडियन स्टेट्स में हुआ तमिलनाडु को छोड़ के। और तमिलनाडु का बहुत ही महत्वपूर्ण इसके बारे में विरोध था, वो था उनका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उनका एक बहुत बड़ा मूवमेंट था कि अपने आप को कैसे हम रिस्पेक्ट करते, अपनी अस्मिता को कैसे रिस्पेक्ट करते, कोई हम पे थोपे ना, कास्ट नहीं हम पे थोपो। उस मूवमेंट के अंतर्गत उनको लगा कि ये जो हिंदी, और वो जो हिंदी कैसी है, वो ऐसी क्लासिसाइज्ड हिंदी है। मैं आपको अभी टेक्स्ट बुक्स में से दिखाऊंगी, अभी भी वो हिंदी कोई बोलता नहीं है। तो आप चाहे मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, वो हिंदी आप नहीं बोलते हो। पर वो तमिल वालों ने कहा आप ऐसे हम पे थोपो को, दिस इज इम्पोजिशन, दिस इज संस्कृताइजेशन, दिस इज ब्राह्मणाइजेशन। और उनने उस पूरी चीज को उस मूवमेंट के अंतर्गत उसका एक्चुअली एक मुझे बंदा मिला था फ्लाइट में, उसने बोला था देखो दोस्त, तुम्हारी हिंदी में प्रॉब्लम है, बिकॉज ये क्या है, पानी है, पर मेरे बेटे की किताब में ये जल है। बिल्कुल। तो अभी क्या करूँ मैं, क्या सीखूँ, दोनों सीखूँ या दो टाइप की हिंदी सीखूँ? तो मैंने बोला हाँ यार बात तो सही है तुम्हारी। हमारे साथ मध्य प्रदेश में काम करते हुए रोज ये, हम गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, मगर रोज ये झगड़ा होता। हम लिखते अगर पेट में, तो वो कहते नहीं उधर लिखना है। मैंने कहा उधर के दर्द किसको किसको होता है, उधर का दर्द उधर कहाँ बोलते हैं हम। तो ये जो एक क्लासिसाइज हमारे देश में बहुत इस पे अच्छी बहसें हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुई है। मतलब आप किताब में वो हिंदी सीख रहे हो जो आप कभी यूज नहीं कर पाओ। और झारखंड की लैंग्वेज हिंदी है, जबकि 80% बच्चे हिंदी नहीं बोलते। तो इसलिए ये जो थोपना है किसी भी भाषा का, मलयालम में मैंने आपको कहा था कि जब उधर करिकुलम रिफॉर्म हुआ, उन्होंने भाषा सिखाने का बहुत रिफॉर्म किया। उन्होंने देखा कि नॉर्थ और साउथ केरल में बहुत अलग मलयालम बोली जाती है। साउथ में वर्चस्व है ज़्यादा, इट्स कंसिडर्ड ज़्यादा पावरफुल, पॉलिटिकली मोर इम्पोर्टेंट जो मलयालम वहाँ बोली जाती है, नॉर्थ की उतनी नहीं। तो ये सब हर जगह होता है कि एक भाषा को हम कहते हैं बोली, अरे वो बोली, बोली कुछ नहीं है, सब भाषाएं हैं। देयर इज नथिंग लाइक अ डायलेक्ट, दे ऑल लैंग्वेजेस। पर हम उसमें अंतर करते हैं कि और कहते नहीं हमारी तो लिखी ज़्यादा जाती है। जितनी भाषा को आप परम्बे दोगे, जितना उसको मौका दोगे, वो और पनपेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाए हिंदी को और ज़्यादा प्रखर करने के लिए, हिंदी को संपन्न करने के लिए। क्योंकि लोग तो अपनी भाषा दक्कनी है, कोई लोग अपनी भाषा बनाते, उर्दू है ऐसे ही बनी थी। लोग सब आर्मी बैरक्स में रहे, ट्रेडर्स एक साथ रहते, तो वो अपनी एक भाषा बनाते। बट ये हमने नहीं होने दिया। हमने बच्चों को, जब बच्चे बोलते हैं तो हम उनको करेक्ट नहीं करते, हम उनके साथ बोलते हैं। वो तुतला रहे, हम कहते मम मम, वो कहते ये, तो हम कहते वो। मगर जब वो लिखते हैं हम उनको पहले दिन से करेक्ट करते, हम उनको स्टाइफल करते, कुंठित कर देते हैं उनकी भाषा सीखना, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है। किसी को आप गलत उसकी स्पेलिंग्स गलत करोगे, आप मानोगे नहीं। इंग्लैंड में उनकी अपनी भाषा है, इंग्लैंड उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो स्पेलिंग्स नहीं करेक्ट करते। पहले 4-5 साल स्पेलिंग्स नहीं कहते। यू इमेजिन एंड यू थिंक ऑफ योर ओन स्पेलिंग्स। दिस इज समथिंग, ये हमारी लैंग्वेज की कमी है। इसलिए हमारे बच्चे सब स्पेलिंग भी जीत जाते हैं आई थिंक बाहर जाके भी। और वो कहते हैं यू थिंक ऑफ योर स्पेलिंग्स, ये एंड वो अपने लैंग्वेज पे डालते हैं, वो फोनेटिक नहीं है, जो हम बोलते हैं वो लिखते नहीं है, तो वो तुम सीख जाओगे बाद में। सो आई एम जस्ट सेइंग कि हम जिस तरह भाषा पढ़ाते हैं वो बहुत गलत है। हम भाषा नहीं सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। भाषा जैसी पढ़ाई जानी चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाने का अलग तरीका है, सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने का अलग तरीका है। कभी भी ये जोर डालना कि नहीं तुम ये तो सीख ही जाओगे, हिंदी सीख जाओगे। मदर टंग तो हम मौका नहीं देते बच्चे को सीखने की, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में है, चाहे वो झारखंड में है, चाहे वो कहीं और है, कहीं मदर टंग्स नहीं हम यूज़ करते। तो एंड आजकल पौंडीचेरी के स्कूल्स मुझे कह रहे हैं टीचर्स के, हमको ओवरनाइट इन्होंने CBSE के अंडर डाल दिया। हम पहले जो है 2 हिस्से पौंडीचेरी के हम तमिलनाडु की किताबें यूज़ करते थे, एक हिस्सा माहे जो केरल का यूज़ करता था। सडनली हमको CBSE कर दिया। क्या मतलब, सब इंग्लिश लैंग्वेज। और अभी इस साल पहला साल है जब 10वीं में इंग्लिश के एग्ज़ाम लिए। तो ये वही गवर्नमेंट है जो कह रही है नहीं आप हिंदी सीखो, वही गवर्नमेंट कह रही है नहीं तुम तमिल नहीं सीखो, तुम इंग्लिश, तुम CBSE में करो। तो
हम लोग बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। और सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, क्योंकि हमको एक एजुकेशन पॉलिसी चाहिए। हाँ, और वो एक पॉलिसी एक होती है, पर करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो गाइडलाइंस होता है। हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क इतना मोटा बना और उसमें इतना भी बताया गया कि आप क्लास से निकलोगे 5 मिनट का ब्रेक दोगे, असेंबली से लेके 5 मिनट में आप क्लास में पहुंचोगे, उसका उदाहरण दिया हुआ है। जबकि पिछला करिकुलम फ्रेमवर्क 100 पेज का था, पर इसने कहा था इट इज़ ओनली गाइडलाइंस कि आप अपने करिकुलम बनाओ, अपने टेक्स्ट बुक बनाओ, और ऐसे बनाओ कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी उसमें दिखे और उनका परिवेश दिखे और अच्छी तरह वो भाग ले सकें। और बेसिकली पढ़ें आगे जाके। कहीं में आगे बिल्कुल उनको लगे कि हम कुछ कर सकते हैं, उनके ज्ञान को सराहा जाए। ये ऐसा ना हो कि 100 बच्चे एंटर करें और लास्ट तक सिर्फ 20 20 ही बच्चे क्या मतलब? तो ये तो छटाई है ना, ये तो कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ये जो हम लोगों ने देश आज़ाद होने पे जिस तरह का सोचा था कि एजुकेशन कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, ये वो नहीं है। तो हम ऐसे नहीं इसको आगे रहने दें। हमें एक्चुअली इंश्योर करना है कि हर एक के लिए, हम एक तो हाथ और दिमाग में अंतर ना कर सके, हम सबको सभी तरह से शुरू में सीखना है, उसके बाद हम जो मर्जी करना चाहें। पर हम में एक गरिमा, हमारी अस्मिता की, हमारे ज्ञान की एक गरिमा, एक कॉन्फिडेंस, एक रिस्पेक्ट, वो हमें एजुकेशन दे। हमें हम पे ठप्पा नहीं लगाए, हमें वीक ना बुलाए, क्योंकि जो बच्चे को आप एक बार फेल करो, और अब इस साल राइट टू एजुकेशन को भी अमेंड कर दिया। पहले कहा स्टेट को आप तय करो कि वो नहीं पार कर सके पास, तो क्या करना है, रोकना है कि नहीं रोकना। अब कह दिया सबको रोकना होगा। तो डिटेन करके आप बच्चे को अच्छा लर्नर बनाओगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चा पास ही नहीं होगा तो नौकरी नहीं हाँ, मांगेगा। जबकि वही बच्चे कितना सीखते हैं, अच्छा करते हैं, जुगाड़ करते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। मगर हम उस जो पूरी हमारी क्रिएटिविटी का जो पूल है, हम उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं और 8-10 को 15-20 को कहते अच्छा अब तुम आगे जाओ पढ़ ले। उनकी बस पे फोटो डाल देते हैं कि ये सब है। ये टॉपर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग अ सेशन ऑन दिस। एब्सोल्युटली, या एंड क्लैप।